और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही कि जो राणा दंपति, राणा जोड़ा है, उनके घर पर बीएमसी गई और उसके बाद उन्हें वापस होना पड़ा। इस हवाले से मजीद तफसीलात हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं, क्योंकि गाजियाबाद से खबर ये आ रही है कि कुछ तालिबात नाराज हो गई थी। गाजियाबाद में एक कॉलेज है जिसका नाम है गिन्नी देवी कॉलेज। वहां पर तालिबात इसलिए नाराज हो गई क्योंकि उनको कुछ मसाइल दरपेश थे। मसाइल दरअसल ये थे कि वो बाहिजाब तालिबात थी, उन्हें लगता था कि उन्हें कुछ परेशानी है, लिहाजा वो प्रिंसिपल के पास बातचीत करने के लिए गई थी, लेकिन प्रिंसिपल की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया, जिसके बाद इन तालिबात ने हंगामा किया। इस हवाले से इंतजामिया का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, हम आपको रद्द-ए-अमल भी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, उन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रिंसिपल बाहिजाब तालिबात को देखकर नाराज हो गई थी। ये इल्जाम है इन तालिबात का। इस पर इंतजामिया का क्या रुख है, आइए आपको दिखाते हैं। आज वो सब लड़कियां थी कि टैबलेट मिल रहे हैं, टैबलेट। तो फिर हम कह रहे कहाँ मिल रहे हैं, कहेंगे मैम से बात करने चलते हैं। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो देखा तो मैम, हमने अंदर कहा कि मैम से बात करनी है। कहने लगी कि हम जैसे हिजाब को देख लिया एकदम, कहने लगी कि तुमने हिजाब पहन रखा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर हमने कहा कि एक काम करो, तुम बाहर आ जाओ, हम अंदर नहीं जा रहे तो तुम बाहर आ जाओ, तुम हमारे जो भी प्रॉब्लम है हमारी सुन लो। कहने लगी नहीं, हिजाब उतार के जब ही अंदर आओ। फिर हम कितनी देर तक बाहर खड़े रहे कि बाहर आ जाए। ऐसी बात थी कि कुछ लड़कियों के कुछ मसले थे जो प्रिंसिपल मैम से बात करके ही सॉल्व किए जा सकते थे। हिजाब की वजह से प्रिंसिपल मैम ने हमारी बात सुनने को मना कर दिया, हमें ऑफिस से बाहर निकाल दिया। बस बेटी का फोन आया था, बेटी का कॉलेज में गए थे, उन्होंने कहा मुझे विदाउट ड्रेस है, मुझे बाहर कर दिया। फिर और जो ड्रेस वाले बच्चे गए, उन्होंने कहा ये हिजाब वाले ना बाहर करो। इस तरीके की बात हुई थी। फिर बाकी काफ़ी टाइम बाद फिर फोन आया, मैंने क्या हुआ अभी, उनको बस हमने रोड पे जाम लगाया। फिर पुलिस प्रशासन आया, वो लेकर के अंदर गए। फिर पुलिस प्रशासन ने बात की है और 4 दिन बाद जो भी कुछ होगा 4 दिन बाद बात होंगी इसकी। बस आज टैबलेट वितरण हो रहा था जी। हमारे करीब 69 बच्चों को टैबलेट बंटने थे, 55 बच्चे ले जा चुके हैं टैबलेट। उसी में छात्राएं जो है, उस समय भी छात्राएं बहुत सारी यूनिफॉर्म में नहीं आई थी, तो हमारे कहने को यूनिफॉर्म में बच्चों को नोट करेंगे, तो उसी पर बच्चों ने रहा उनका। वीडियो वायरल हो रहा है, बाहर जाकर वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या वर्जन है। पर छात्राएं जो है वो यहाँ पर सिर्फ उनको यूनिफॉर्म में लाना, उनका हमारा मेन दायित्व था कि छात्र यूनिफॉर्म में। रोहित हमारे साथ इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए उनका हम रुख कर लेते हैं। इस वक्त गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। रोहित, ये बताइएगा ये कब का मामला है? इंतजामिया, स्कूल इंतजामिया की तरफ से बयान भी सामने आ चुका है, लेकिन तालिबात नजर आ रही हैं, बताइएगा पूरी तफसीलात। जी बिल्कुल, गाजियाबाद के मोदी नगर गिन्नी देवी डिग्री कॉलेज का ये मामला है। ये 2 तारीख की घटना है। टैबलेट वितरण हो रहे थे स्कूल के अंदर, जिसमें कुछ छात्राएं प्रिंसिपल के पास पहुंची थी। प्रिंसिपल ने जैसे बताया है कि 69 टैबलेट 55 टैबलेट वितरण किए गए थे, जिसमें कुछ छात्राएं उनके पास पहुंची थी जो विदाउट ड्रेस थी। इसके बाद जो वायरल वीडियो हुई, हंगामा हुआ, जो विदाउट ड्रेस ये आई थी छात्राएं, इसके बाद उन्होंने रोड पे जाकर हंगामा किया, स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मौके पर पुलिस और प्रशासन भी पहुंचा। फिर इस मामले को शांत किया गया। लेकिन इसके बाद ये जो छात्राएं थी अलीशा और समरीन, इन्होंने आरोप लगाया कि जो हिजाब विवाद को लेकर कि हम हिजाब पहन के आए थे, इसको देखकर प्रिंसिपल नाराज हो गई। जो वंदना शर्मा गिन्नी देवी कॉलेज की प्रधानाचार्य है, वे हिजाब को देखकर नाराज हो गई और पहले भी हमें कई बार इस मामले में टोक चुकी हैं। इससे हम बेहद ही नाराज थे, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि टैबलेट वितरण के बारे में, कि जो टैबलेट वितरण हो रहे हैं वे हमें भी मिलेंगे या नहीं। तो इस मामले में जो स्कूल की प्रधानाचार्य थी, उन्होंने कहा कि मैंने स्कूल की जो ड्रेस थी वो पहन के नहीं आई थी। इसके लेकर इसको लेकर इस बात को बताया जो स्कूल की प्रधानाचार्य उन्होंने। और वहीं जो अलीशा और समरीन है, उन्होंने आरोप लगाया कि हम हिजाब पहन के आए थे, जिससे प्रधानाचार्य बेहद ही नाराज थी। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को शांत कराया। और जो पहले वो हिजाब पहनकर स्कूल नहीं आती थी, स्कूल का रुख नहीं करती थी, पहली बार ऐसा देखने को मिला, जो प्रिंसिपल की तरफ से नाराजगी का भी इजहार किया गया। रोहित, उनके परिजन भी पहुंचे थे, जैसे कि उन्होंने अपने बयान में दिया है कि। और वहीं स्कूल के जो प्रशासन है, इसे टैबलेट वितरण का मामला बता रहे थे कि विदाउट ड्रेस थी, इसको लेकर ये मामला बढ़ता चला गया। जी
रोहित, में सवाल ये था कि क्या तालिबात इससे पहले भी स्कूल का जब वो रुख करती थी तो क्या बाहिजाब ही करती थी, यानी हिजाब लगाकर ही करती थी, या फिर पहली बार ये लोग बातचीत करने के लिए हिजाब लगाकर गई थी प्रिंसिपल से बातचीत करने के लिए? जी, जैसा कि ये जो छात्रा हैं ये बता रही हैं कि हम जैसे पहन के कई बार गए हैं तो हमें स्कूल की जो प्रधानाचार्य है उन्होंने कई बार रोका है, इस बात को बोला है, जैसा कि अपने ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य इस मामले से बिल्कुल अलग हटके कह रही हैं कि हमने कभी उन्हें ऐसा नहीं कहा है और ये मामला सिर्फ ड्रेस का है, ड्रेस को लेकर बात हुई थी। ये जो वायरल वीडियो थी काफी तेजी से हुई और इसके बाद जो विवाद बढ़ा, वही इसमें 4 दिन के अंदर जांच समिति बैठाई गई है जो रिपोर्ट सौंपेगी आखिरकार ये विवाद। बहुत शुक्रिया रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस हवाले से तफसीलात फराहम कर लेंगे। महाराष्ट्र में आज सियासत काफी गर्म दिखाई दे रही है। राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज सकाळपासून मला महाराष्ट्रातल्या विविध भागांमधून मला फोन येत आहेत, आमच्या नेत्यांना सगळ्यांना फोन येत आहेत। महाराष्ट्राच्या बाहेरूनही अनेक ठिकाणून फोन येत आहेत किंवा माहिती मिळते त्यांची। पोलिसांचे फोन येत आहेत, पोलीस काही गोष्टी सांगतायत। सर्वसाधारणपणे आता अनेक ठिकाणी आमच्या पदाधिकाऱ्यांना, माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना पोलीस नोटिसेस पाठवत आहेत, डिटेन करतायत, पकडतायत। ही गोष्ट फक्त आमच्या बाबतीत का होते एवढाच फक्त आम्हाला प्रश्न आहे। जे कायद्याचं पालन करतायत त्यांना तुम्ही सजा देणार, त्यांना तुम्ही डिटेन करणार, आणि जे कायद्याचं पालन करत नाहीयेत त्यांना तुम्ही मोकळीक देणार। तरी मी आज तुम्हाला एवढं निश्चित सांगेन की जवळपास 90-92% ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये सकाळची अजान झाली नाही। सर्व ठिकाणी आमचे लोक तयारच होते, पण मी खास करून त्या सर्व मशिदींमध्ये जे काही काय चालवणारे जे कोणी मौलवी वगैरे जे कोणी असतील त्यांची मी खास सकाळची अजान झाली नाही। सर्व ठिकाणी आमचे लोक तयारच होते, पण मी खास करून त्या सर्व मशिदींमध्ये जे काही काय चालवणारे जे कोणी मौलवी वगैरे जे कोणी असतील त्यांचे मी खास आभार मानेन की आमचा जो विषय आहे तो विषय त्यांना नीट समजला। तर मला आता मुंबईचा जो रिपोर्ट आलाय त्या मुंबईच्या रिपोर्ट प्रमाणे मुंबईमध्ये 1140 मशिदी आहेत आणि त्याच्यापैकी 135 मशिदींवरती सकाळची अजान 5 वाजायच्या आत लावली गेली। काल मला ते विश्वास नांगरे पाटील यांचा मला काल फोन आला होता आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही सर्व मशिदींशी बोललेलो आहोत, त्यांच्या मौलवींशी बोललेलो आहोत की कोणी सकाळची अजान लावणार नाही। या ज्या 135 मशिदींवरती जी अजान सकाळी 5च्या आत झाली यांच्यावरती आता राज्य सरकार कोणती कारवाई करणार आहे की फक्त आमच्याच मुलांना उचलणार आहे? एक विषय मला असं वाटतं आपण समजून घेतला पाहिजे। हा विषय क्रेडिटचा नाहीये की हे आमच्यामुळे झालं किंवा कोणामुळे झालं, हा विषय नाहीये। मला असं वाटतं की सामंजस्याने जर सगळ्यांनी जर हे विषय नीट हाताळले तर हा विषय सगळ्यांचा आहे। म्हणजे हा एकटा क्रेडिट काय बाबा आमच्यामुळे 92% ठिकाणी अजान झाली नाही, मला नाही असल्या क्रेडिट घ्यायची इच्छा पण नाही। आम्ही हे फक्त बोललो, तुम्ही ही गोष्ट दाखवली, लोकांपर्यंत पोहोचवली, लोकांनी ही मान्य केली, त्याच्यामध्ये ज्या
मशिदी होत्या त्या मशिदीमधले जे मौलवी होते त्यातल्या अनेकांना हा विषय समजला, त्यांच्यापर्यंत पोहोचला, सरकारपर्यंत पोहोचला. सरकारमधल्या मी पोलीस दलाला देखील मी धन्यवाद देईन की त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेतली. मी तुम्हालाही खास करून धन्यवाद देईन की तुम्ही हा लोकांपर्यंत नीट विषय पोहोचवलात. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हा एक कलेक्टिव्ह एफर्ट होता आणि ज्याच्यातनं लोकांना जो त्रास दिवसभराचा होतो तो कमी होईल किंवा बंद होईल ही यातनं अपेक्षा आहे. हा विषय फक्त काही मशिदींवरच्या भोंग्यांचा आहे अशातला भाग नाही. मंदिरांवरती काही ठिकाणी आहेत तेही खाली आले पाहिजे. ज्याचा या गोष्टींचा लोकांना त्रास होतो मला असं वाटतं ती गोष्ट बंद झाली पाहिजे. मला काल विश्वास नांगरे पाटलांनी मला सांगितलं की आम्ही इतक्या आमच्याकडे ॲप्लिकेशन्स आले आणि इतक्या आम्ही मशिदींच्या भोंग्यांना आम्ही परवानगी दिली. मला एक गोष्ट कळत नाही आहे की आत्ता मुंबईत महाराष्ट्रामध्ये ज्या मशिदी आहेत यातल्या बहुतांशी मशिदी या अनधिकृत आहेत. अनधिकृत मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे अनधिकृत आहेत आणि त्यांना सरकार परवानगी देते अधिकृत. हे माझ्या कल्पनेच्या बाहेरची गोष्ट आहे, कोणाच्याही कल्पनेच्या बाहेरची गोष्ट आहे. तो राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं. इस हवाले से पहले उन्होंने इसकी जानकारी दी थी. मराठी जबान में इनका खिताब जारी है. समझने की कोशिश करेंगे. हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं. अमित, ये बताइएगा कि राज ठाकरे इस वक्त मराठी जबान में क्या कुछ कह रहे लाउड स्पीकर को लेकर और जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था उसको लेकर. देखिए, शुरुआत उन्होंने ये कहा कि आज की प्रेस 6 बजे होना था, लेकिन कुछ जानकारी अभी देनी थी, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ. आज सुबह से कई जगहों से मुझे कॉल आ रहे हैं, पुलिस के भी फोन आ रहे हैं. कई जगहों पर पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं. जो कानून का पालन करते हैं उन्हें पकड़ रहे हैं और उन्हें नहीं जो उल्लंघन कर रहे हैं. आज 90% लोगों ने अजान नहीं दी. मुंबई में 1140 मस्जिद है और 135 मस्जिद में 5 पहले अजान हुई. विश्वास नांगरे पाटिल जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है यहाँ पे एरेंडो के, उनका कल फोन आया था मुझे. उसने कहा था कि कोई भी उल्लंघन नहीं होगा. 135 जो नियम तोड़ा उस पर क्या कार्रवाई होगी, मुझे कोई क्रेडिट जो है इस पूरे मामले में नहीं चाहिए. मैंने बोला और लोगों ने माना. कई मौलवी ने इस बात को भी माना. उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लोगों तक पहुंचाया है. यह सिर्फ मस्जिद का मामला नहीं, मंदिर पर भी अगर किसी को तकलीफ होती है तो उसे भी हटाता है. मुंबई में जो मस्जिद है वो अनधिकृत है, यानी अवैध है और उसके सरकार लाउड स्पीकर के लिए परमिशन दे रही है. ये समझ में बात नहीं आ रही है. ये भी जो है राज ठाकरे ने कहा और इन्होंने ये भी कहा कि ये अजान का मामला नहीं, जो 5 बार लाउड स्पीकर पर अजान होगा तब हमारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे. जो कोर्ट ने डेसिबल निर्धारित किया है उसके आधार पर ही सारी चीजें होनी चाहिए. जी, डेसिबल पैरामीटर्स हैं जो अदालत की तरफ से दिए गए हैं कि मजहबी मकामात से इतने डेसिबल पैरामीटर्स के तहत ही आवाज़ बढ़ाई जा सकती है. इसका भी जिक्र राज ठाकरे ने किया. तो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधी तौर पर चल रही है और जिसमें मराठी ज़बान में खिताब करते हुए दिखाई दे रहे राज ठाकरे. एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद अपने नुमाइंदे से पूछेंगे कि आगे उन्होंने क्या कुछ कहा. तुम्हाला माईक लागतो कशाला आणि लाऊडस्पीकर लागतो कशाला, कोणाला ऐकवायचंय तुम्हाला? त्याच्यामुळे आमची जी मागणी आहे की ह्याच्यावरचे अनधिकृत हे भोंगे हे खाली उतरले गेले पाहिजेत, उतरवले गेले पाहिजेत आणि जोपर्यंत हे उतरवले जाणार नाहीत तोपर्यंत आमचं आंदोलन चालू राहणार. हा विषय आंदोलनाचा 1 दिवसाचा विषय नाहीये, हा कायमचा विषय. जोपर्यंत ह्याचा निर्णय लागत नाही तोपर्यंत हे असंच चालू राहणार. आम्ही जे सांगतोय जे सरकार सांगते आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करतोय. मग जर करायचं असेल तर पूर्ण करा. याला जर वाटत असेल की आमचं आज झालंय सगळीकडे बँडो ठिकाणी काही काय अजान झाली नाही म्हणून आम्ही काहीतरी खुश होऊ वगैरे, अजिबात होणार नाही. हे दिवसभरामधल्या ज्या काही वांगा दिल्या जातात त्या देखील त्याच डेसिबलमध्ये लागल्या पाहिजे. त्याच्यापेक्षा जर जास्ती लागल्या गेल्या हनुमान चालीसा चालू राहणार. यांचा जर या बाबतीत, बरं मी काल पण सांगितलंय परत एकदा सांगतो, हा सामाजिक विषय, हा धार्मिक विषय नाही. याला जर धार्मिक वळण द्यायचा जर त्यांनी प्रयत्न केला तर त्याला आम्ही धार्मिक वळण देऊ. आमची अजिबात इच्छा नाही की कुठे शांतता बिघडावी या महाराष्ट्रातली, देशातली, किंवा कुठे दंगली व्हाव्यात. अजिबात इच्छा नाही, गरज पण नाही. तुमच्या जर लक्षात असेल
तर परवा दिवशी माझ्या संभाजीनगरला भाषण चालू असताना ज्या वेळेला तिकडे बाग दिली गेली त्यावेळेला मी हे पोलिसांना सांगितलं, अन्यथा ते जर भडकवायचं असतं तर तिथे काय लेवल प्रकरण झालं असतं मला जरा सांगा. सो आम्ही ही गोष्ट शांततेमध्ये समजून सांगतोय, सरकारनी पण ती गोष्ट ऐकावी, समजून घ्यावी, पोलिसांनी समजून घ्यावी. आता त्या आमच्या लोकांची धरपकड कशासाठी धरपकड करते मला कळत नाही. मला मोबाइल नाज़रीन लगातार आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं राज ठाकरे मुखातिब हैं मीडिया से, लाउड स्पीकर के हवाले से वो इजहार ख्याल करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक बार फिर से हमारे नुमाइंदे लगातार जुड़े हुए अमित रॉय, उनसे पूछने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर अभी जो बात वो मराठी जबान में कर रहे थे राज ठाकरे, उन्होंने इसमें कौन सी अहम बातें कही. देखिए, ये उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अजान का मामला नहीं है. जो 5 बार लाउड स्पीकर अजान होगा तब हमारे लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे. जो कोर्ट ने डेसिबल निर्धारित किया उसके आधार पर ही चीजें होनी चाहिए और जो डेसिबल होना चाहिए वो 40 से 45 डेसिबल तक होना चाहिए. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लाउड स्पीकर हटाओ. क्या पुलिस रोज आकर डेसिबल चेक करेगी? जब तक लाउड स्पीकर चलेगा तब तक हमारा आंदोलन शुरू रहेगा. सरकार अगर कहती है कि हम कोर्ट का पालन कर रहे हैं तो उसको पूरा करो. ये धार्मिक मामला नहीं. अगर रंग धार्मिक देते हैं तो मैं फिर वैसा ही जवाब दूंगा. मेरी सभा में जब अजान हुई उस दौरान भी हमने पुलिस को कहा था हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़कर क्या फायदा मिलेगा इस मोबाइल के जमाने में. प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद क्या मौका दिया जाएगा कि रिपोर्टर्स भी सवाल उनसे कर सके? देखिए, ये तो राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर देखा गया है कि वो अपनी बातें पहले कह लेते हैं और चुनिंदा जो है कुछ प्रश्नों का उत्तर वो देना चाहते हैं तो देते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं देते हैं. अब देखना ये होगा कि जब वो अपना कहना बंद करेंगे उसके बाद जब सवाल उनसे दागे जाएंगे तब वो किस तरह से जवाब देते हैं. बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी. बार बार इस बात पर राज ठाकरे जोर देते हुए आ रहे हैं कि मजहबी मामले से इसे ताबीर ना किया जाए. इसे एक समाजी मुद्दा ये लाउड स्पीकर को समझते हैं जिस पर वो अपनी बात कहते हैं. साथ ही उन्होंने एक बात साफ की कि अगर मस्जिदों से डेसिबल पैरामीटर समय ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़कर क्या फायदा होगा इस मोबाइल के जमाने में. मेरे भाषण लोग मोबाइल पर भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं. ये कौन सी पुरानी सोच है? यह मामला एक दिन का नहीं है. अगर मौलवी लाउड स्पीकर लगाते हैं तो दुगनी आवाज पर हम हनुमान चालीसा वहां पे बजाएंगे. जी, तो बार बार इस बात पर वो जोर देते रहे हैं क्योंकि शुरुआत जब इन्होंने कही थी, इस्तीफा देने धमकी दिया था कि अगर ऐसा होगा और उस धमकी का अल्टीमेटम भी खत्म हो गया, तो आज देखने को ये मिल रहा है कि आज कई मकाम पर मसाजिद के बाहर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाया गया, जिसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया राज ठाकरे की तरफ से. और इस वक्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आवाज बंद झाले पाहिजे महाराष्ट्रामधले. 135 मस्जिद पर क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा. अगर वो लोग अपने धर्म पर कायम है तो हम भी कायम है. 5 बार हमको नहीं सुनना है ये अजान. बच्चों को और लोगों को बहुत तकलीफ होती है. जो करना है वो मस्जिद में ही होना चाहिए. बाहर लोगों को सुनाने से क्या मतलब है. जी अमित, तो क्या वो ये नहीं बता रहे हैं कि दिगर मकामात पर अगर शादी और तकरीब और दिगर चीज़ें वहाँ पर भी तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ के लिए कानून होना चाहिए ना. इस हवाले से अगर सियासत की बात करें, कई सियासी लीडर इस हवाले से सवाल कर रहे हैं. प्रश्न आरोप करण्यापेक्षा वो बार बार ये चीज कह रहे हैं कि मस्जिद ही नहीं मंदिरों पर भी जो है लाउड स्पीकर से जो बच्चों का एग्जाम होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो आसपास की बूढ़े जो वृद्ध लोग होते हैं, उन सबको तकलीफ होती है आवाज से. पूजा पाठ धर्म से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूजा पाठ आप अपने घर में करिए, न कि आप दूसरों को सुनाइए, क्योंकि सब अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपना पूजा पाठ करते हैं. तो ये नियम सब पे लागू होगा और ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा. लेकिन जो बार बार सरकार कह रही है कि वो अपना डेसिबल यानी आवाज धीमा कर देंगे, तो क्या पुलिस प्रशासन रोज जाकर जो है आवाज को चेक करेगा या नहीं करेगा. उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी धर्म है अपने घर पर करें, आप अपने धर्म से दूसरों को तकलीफ न दें. यानी कहीं न कहीं वो अपनी बात से अधिक नजर आ रहे हैं. तो साफ तौर पे कहना है जिस स्टैंड पे मैं कायम था उसी स्टैंड पे मैं अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगा. अमित, नई बात आप सुन रहे हो तो सवाल का जवाब दीजिएगा. वो ये कि 18,000 से ज्यादा उद्धव सरकार ये कह रही है कि हमने एमएनएस कार्यकर्ता के खिलाफ नोटिस जारी की हैं. इस हवाले से क्या कुछ कहा राज ठाकरे ने?
उन्होंने कि ये उनका कहा अगला कि कदम क्या जबरदस्ती होगा? जो है नियम का पालन करने पर भी मेरे कार्यकर्ताओं को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है और जो नियम उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं प्रशासन जो है अड़ंगा डाल रहा है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल पे मैसेज सर्कुलेट होते हैं, ऑडियो वीडियो रिलीज हो सकते हैं। तो ऐसे में ये जो पुलिस प्रशासन कर रहा है ये नाइंसाफी कर रहा है। मैं भी अभी आपको बोलूं कि हिंदी में बोलना जो है शायद राज ठाकरे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने उसके नाज़रीन को सामने हम कहेंगे लोग कि हनुमान राज चालीसा ठाकरे को इस वक्त इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे, लाउड स्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का, 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज रहता है उतना आवाज। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूं कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहां की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउड स्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। ठीक है। तो राज ठाकरे ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि जब तक लाउड स्पीकर तमाम मसाजिद से नहीं हट जाते तब तक ये मामला ऐसे ही जारी और सारी रहेगा और एमएनएस इस मामले से हटने वाली नहीं। इसी मामले पर वो इस मामले के इर्द गिर्द वो घूमते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दूसरी खबर की अगर बात करें, महाराष्ट्र से ही वो खबर है, हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ मामला है। चूंकि हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर का मामला एक दूसरे से लिंक्ड है। आज की बड़ी खबर ये है कि नवनीत राणा और साथ ही उनके शौहर एमएलए रवि राणा को मशरूत जमानत दे दी गई है और अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आपने दोबारा ऐसा जुर्म किया, यानी जुर्म ना करने की हिदायत दी गई है। साथ ही कहा गया है कि आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करें। तो ये तमाम बातें आज अमरावती हल्के की रुकने पार्लियामेंट और उनके शौहर को बेल देते हुए सेशन कोर्ट ने कही है। साथ ही कई शर्तें लगाई हैं कोर्ट ने और तनबीह की है कि दोबारा इस तरह का जुर्म सरजद नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। वाज़ेह है कि नवनीत राणा और रवि राणा, जैसा कि नाज़रीन हम सब जानते हैं कि अमरावती से मुंबई आकर मातोश्री बंगले, यानी मातोश्री बंगला उद्धव ठाकरे का बंगला है, महाराष्ट्र के वजीर आला का बंगला है, उसके बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का इजहार किया था। हालांकि उन्होंने इस चैलेंज को बाद में कहा था कि वो इसका ऐलान तो कर चुकी हैं, लेकिन वो कामयाब हो गए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी।
बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैंपरिंग ऑफ एविडेंस। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। उम्मीद है आज शाम तक रिलीज हो जाएंगे। 2 बजे तक रिलीज अपने जो कोर्ट का ऑपरेटिव पार्ट है, वो ऑपरेटिव पार्ट मिलने के ऊपर श्योरिटी की कंडीशन जो कैश डिपॉजिट की एप्लीकेशन है वो कंप्लाई करेंगे, तो उम्मीद है कि शाम तक बाहर आ जाना चाहिए। फिलहाल न्यूज रूम लाइव से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।